हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच अकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने रेक्टेंगल, ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल का एरिया निकालना बताया। ये पार्ट 3 है। अब हम एक सर्कल का एरिया निकालेंगे विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। मतलब ज्योमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को यूज़ नहीं करेंगे। तो जितने भी पुराने कंसेप्ट हैं उनको यूज करके हम 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के वॉल्यूम निकालना और 2D फिगर्स के एरिया निकालना हम सीखेंगे इस ज्योमेट्री लेक्चर सीरीज़ में। ओके, तो शुरू करते हैं। सॉरी, हाँ, तो जो हम स्टडी करेंगे वो एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ओके, तो सर्कल क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो सर्कल की डेफिनेशन जानने के लिए हमें एक लोकस को जानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लोकस पहले हम जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे ये सर्कल होता क्या है। ओके, सो लोकस हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। सो लोकस इज ए पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट विच मूव्स इन 2D और 3D स्पेस। मान के चलिए अगर ये 2D स्पेस है, सपोज XY प्लेन है, सॉरी ओके XY प्लेन है, ये कोई पॉइंट है, सपोज ये P पॉइंट है जो कोई भी लोकेशन पे हो सकता है। अभी हम बताएंगे कि एक्सिस हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे XY प्लेन में हम किसी पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उसके XY कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। तो अभी हमसे बता रहे हैं कि X और Y जो ये कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट P के, ये पॉइंट P किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। इट कैन मूव ऑन ए कर्वीलिनियर पाथ और it can move in a straight line path, same point है। okay, it can also move in a straight line path और a point can follow, ये अभी 2D space की बात हो रही है, this is the 2D। now I will talk about 3D space and locus is a path followed by a moving point है। मूविंग पॉइंट ये लोकस की डेफिनेशन है। मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक पॉइंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। पैरामीट्रिक पॉइंट, ओके, इसको हम पैरामीट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ये पाथ होता है। ओके, सो इसको हम लोकस कहते हैं। अब 3D में होगा, अगर इफ इट इज इन 3D, हाउ it will look like, let me explain you। x, y in 3D space you will see there are 3 coordinate axes. In 2D space we know that there are 2 coordinate axes, x and y, right? But in 3D coordinate axis 3D coordinate system there are 3 orthogonal axes of coordinate axis कॉल x, ये x है, ये y है, एक g होता है। ठीक है, तो 3 एक्सेस होते हैं। वी शुड नो अबाउट दीज एक्सेस। ओके, सो हम जो पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया था x, y, अब 3D स्पेस में पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक और कोऑर्डिनेट होगा z, g कोऑर्डिनेट, राइट। x, y एंड g 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अभी हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट के स्पेसिफाई करने के लिए 2D और 3D स्पेस में
कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है और एक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो अभी हम अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। तो मैं एक ब्रीफली इसको बता देता हूँ। सो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम देखते हैं कि वाई एक्सिस जो है, अगर मैं इस पी पॉइंट से एक ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, सपोज एक क्यू है, इट इज फोटो परपेंडिकुलर, तो मैं इस फोटो परपेंडिकुलर से दो कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ओके, तो इसके कुछ नाम दे देते हैं एम एंड एन। ओके, और एक ड्रॉप करूंगा डायरेक्टली ऑन द वर्टिकल और वाई एक्सिस। ओके, ये सब परपेंडिकुलर है। ओके, so M and P, suppose P Q or S, suppose any point we can take, and this is the origin। ओके, तो जो Z एक्सिस जो डिस्टेंस है हम S कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट लेंगे, जो X एक्सिस से डिस्टेंस है वो Z कोऑर्डिनेट होगा, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये Y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, so this is system। So in 3D space you will see that we were talking about the locus। okay, हम locus के बारे में बात कर रहे थे। sorry, there are various methods of representing 3D coordinate system। we can consider xz, मतलब xz हम प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मान के y एक्सिस को वर्टिकल मान सकते हैं, या xy प्लेन को हॉरिजॉन्टल मान के z एक्सिस को वर्टिकल मान सकते हैं xy प्लेन के। ओके, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, ये 3D स्पेस में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट कैन मूव अलोंग अ कर्व which can move in any direction। you are not constrained, the motion is not constrained in a plane, but ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। there are infinite number of directions if we talk about the apart from these coordinate डायरेक्शंस और कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलावा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो इस तरीके का जो कर्व जनरेट होता है, जो पाथ है, जो लोकस है, इस लोकस को हम दिस लोकस, ये जो लोकस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस कर्व बोलते हैं भैया, क्योंकि ये जो पाथ है, जो लोकस है, वो कैसा है 3D स्पेस में, इसलिए स्पेस कर्व बोलते हैं, या 3D कर्व भी बोल सकते हैं आप इसको। यस, 3D कर्व होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल। द कर्व विच आर ड्रॉन इन 3D स्पेस आर नोन एज 3D कर्व, और उसको हम स्पेस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से हमने बताया कि फोकस लोकस क्या होता है, सॉरी लोकस क्या होता है, एक पाथ होता है जिस पर पॉइंट मूव करता है। अब पॉइंट 2D में भी मूव कर सकता है जैसे इन केसेस में, और पार्ट 3D में भी मूव कर सकता है जैसे इस केस में। ओके, इस केस में भी। तो ये हमने लोकस को डिफाइन किया। अब हम सर्कल को अगर डिफाइन करते हैं, अब हम वापस आ जाते हैं सर्कल पे, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से इधर ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट में बात कर ली है, तो अब हम रिटर्न होते हैं अपने टॉपिक पे वापस। ओके, तो सर्किल क्या है, सॉरी फॉर पुअर राइटिंग, सर्किल, सर्किल इज ए लोकस। अभी हमने लोकस मतलब एक पाथ होता है पॉइंट का जिस पर एक पॉइंट या मूव करता है। ठीक है, हम उस पॉइंट को पैरामीट्रिक पॉइंट या मूविंग पॉइंट को बोलते हैं जो किसी एक पाथ के अलावा मूव करता है। ये पाथ 2D में भी हो सकता है, 2D स्पेस में भी हो सकता है, 3D स्पेस में भी हो सकता है। जब ये पाथ 2D में होता है तो हम इसको 2D कर्व बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दिस कर्व, ये आप देख रहे हैं, इसको हम 2D कर्व कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज 2D कर्व। ओके, और अगर 3D स्पेस में तो इसको हम 3D कर्व बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ये 3D कर्व। ओके, तो सर्किल इज ए लोकस which is traced, लोकस ट्रेस करने का मतलब ड्रॉ करना, जो ट्रेस्ड बाय ए पैरामीट्रिक पॉइंट।
बाय पैरामेट्रिक पॉइंट which moves in such a way that its distance is constant from a fixed point। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश में डेफिनेशन समझ सकें। इंग्लिश समझना ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको इंग्लिश बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, तो बहुत सारे कंटेक्स्ट में आपको इंग्लिश में ही डेफिनेशन मिलती है, इसलिए मैंने बताया है। लेकिन हिंदी में मैं बड़ी इजीली समझा सकता हूँ। देखिए क्या होता है। देखिए सर्कल एक ऐसा पाथ है जो एक पॉइंट, जिस पर एक पॉइंट चलता है, इस प्रकार चलता है ताकि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैं इस फिक्स पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज ओ, ठीक है, वो पॉइंट है, ठीक। चलो ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। दिस इज द पॉइंट ओ, ये फिक्स पॉइंट है, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, मतलब ये मूव नहीं करने वाला। फिक्स का मतलब है ये स्थिर पॉइंट है। अब एक पैरामेट्रिक पॉइंट है पी जो मूव करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज ये यहाँ पर पी पॉइंट है जो पैरामेट्रिक पॉइंट है। अब ये पॉइंट इसके चारों तरफ इस प्रकार से मूव करेगा। अगर मैं किसी एक पोजीशन में देखूँ, मतलब इसी पोजीशन में देखूँ, तो ये डिस्टेंस इसकी कुछ होगी, मान के चलिए डी डिस्टेंस है। अब ये मुझे बताइए इसको हम कैसे मूव कराएं ताकि इसकी दूरी बराबर रहे। इस फिक्स पॉइंट ओ से पी की दूरी बराबर रहनी चाहिए। हम कैसे मूव कराएं? तो भाई अगर हमें चाहना है कि ये जो पी पॉइंट है इस डी दूरी से ज़्यादा ना रहे, ये फिक्स होना चाहिए। ये डिस्टेंस कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस। ओके, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमें किस तरीके से मूव कराना चाहिए? तो हम इसको इस तरीके से मूव कराएंगे ताकि इसकी दूरी पॉइंट पी पॉइंट की दूरी इस फिक्स पॉइंट ओ से बराबर रहे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव कराते हैं इसको। तो हम जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा मूव करा इधर, तो ये क्या हो रही है, ये जो दूरी है ना, ये डी ना हो के इसको कुछ ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी कि डी से डिफरेंट होगी, मतलब D1 हो D2 कुछ हो, ये बराबर नहीं होगी। तो हम ऐसे मूव नहीं करा सकते, समझे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा ताकि इसकी दूरी बराबर रहे। तो हम इसके लिए एक और अच्छा काम कर सकते हैं। चूँकि हमें देखना है कि भैया दूरी बराबर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि भैया इस पॉइंट ओ से बराबर दूरी पे कई अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। इधर भी एक ले लेते हैं, ये इधर भी एक ले लेते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है, हमें पता नहीं चल रहा था किस डायरेक्शन में मूव करें। तो मैंने डी डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट इंडिकेट कर लिए। ओके, अगर अब मैं इन सभी पॉइंटों को, क्योंकि ये पॉइंट सब के सब कितने डी डिस्टेंस पे हैं, और ऐसे में कई पॉइंट ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इनफाइनाइट पॉइंट ले सकता हूँ भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये तो मैंने सिर्फ कितने 6 पॉइंट ही दिखाए हैं, वास्तव में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इससे बराबर दूरी पे होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पाथ या लोकस निकालने के लिए मैं जो लिए गए 6 पॉइंट हैं, लेकिन वास्तव में इनफाइनाइट पॉइंट हैं, इसके बीच में भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने दिखाया ना डॉटेड, ये जो आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की छोटी छोटी डॉट्स जो दिख रहे हैं, सब के सब क्या है, बराबर दूरी डी पर है फिक्स पॉइंट ओ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लोकस या पाथ निकालने के लिए मैं सबको एक स्मूथ लाइन से जोड़ता हूँ। भाई ये स्मूथ होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे जोड़ दिया सीधे, नहीं, आपको कॉन्सेक्यूटिव वे में चलना पड़ेगा। आप मतलब ऐसे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, तो आपको स्मूथ लाइन से जोड़ना पड़ेगा और सभी पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये एक स्मूथ लोकस होगा। उतना स्मूथ नहीं आ पाया, मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो ये सर्किल बन जाता है ये, ठीक है, यही लोकस सर्किल कहलाता है, इसको हम सर्किल बोलते हैं, ठीक है।
इस सर्किल जो है ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने इसको पहले स्टडी किया था। सर्किल बहुत ओल्ड 2D फिगर है जिनको आर्किमिडीज ने स्टडी किया था। अब देखिए, तो ये तो हो गई लोकस की बात, और ये डेफिनेशन बहुत मतलब ओल्ड डेफिनेशन नहीं है जो मैंने ये बताई ना, ये ओल्ड डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ ये क्लासिकल डेफिनेशन है और ये मॉडर्न मान सकते हैं, या बहुत ओल्ड डेफिनेशन नहीं। दिस इज़ नॉट दी एंशियंट डेफिनेशन है ये, मतलब ये जो डेफिनेशन है सर्किल की, ये डेफिनेशन क्लासिक डेफिनेशन है, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन है। तो सर्किल ये एक ऐसा लोकस हो गया, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस प्रकार मूव करता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट यानी ओ, इस केस में ओ और पी पॉइंट क्या है, पैरामीट्रिक पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये सर्किल बन गया। अब सर्किल के एरिया कैसे निकालते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी एरिया की ही बात की थी, हम अभी भी एरिया की बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सर्किल के एरिया कैसे निकलता है। सर्किल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज जो थे, उन्होंने इस सर्किल का एरिया निकाला। तो एरिया निकालने के लिए उन्होंने देखा यार ये ट्राइंगल से अलग है भाई। देखिए आप ट्राइंगल आपने देखा है पिछले लेक्चर्स पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप देख सकते हैं मैंने ट्राइंगल का जिक्र किया है, स्क्वायर का भी किया है, रेक्टेंगल का भी किया है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ खासियत देख पा रहे हैं, आप ज़रा सोचिए इसमें क्या कॉमन चीज़ है जो एक सर्किल में नहीं है। चलिए मैं सर्किल भी ड्रॉ करता हूँ साइड में, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपका फोकस रहे इस पर। अब मुझे बताइए, चलिए मैं इसका नाम देता हूँ 1 2 3 और ये 4 है भैया। ये सर्कल है जो हमारा मेन फोकस इसी पर है, ये फिगर। तो चलिए पहले हम 1 2 3 यदि जो 3 फिगर हैं इस पर फोकस करते हैं। भाई एक ट्राइंगल है, दूसरा क्या है, स्क्वायर है, मतलब मैं और इसको कन्फर्मेशन के लिए इसकी साइड्स को बराबर दिखा देता ताकि आप इसको स्क्वायर माने, ठीक है। और मैं अपोजिट साइड्स को, इसको आप रेक्टेंगल माने, अपोजिट साइड को मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रेक्टेंगल, ओके। तो पहला ट्राइंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा रेक्टेंगल। इन सब में खासियत ये है कि ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन से एनक्लोज्ड हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल 3 2D फिगर्स are enclosed by straight lines only, or their side is a straight line. Each side of these 3 figures, first second and third, is a straight line. But इसमें देखिए आप ज़रा इसको फोकस करिए, इन दिस केस, सॉरी ओके, इस केस में क्या है, इसका पेरीमीटर जो है ना वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड है, ओके। इसीलिए this had become a puzzle to Archimedes to find its area। मतलब आर्किमिडीज को बहुत परेशानी हुई कि ये फिगर बिल्कुल अलग है, इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो बाउंड्री है वो एकदम स्मूथ है, राउंडेड है, तो इसका एरिया निकालना बड़ा टफ है, हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने अभी क्या किया था पिछले लेक्चर्स में कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया था, फिर उससे हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, फिर राइट ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। हमने कोरिलेट कर पा रहे थे बिकॉज उनमें सब में कॉमन जो थी वो क्या था, एवरी साइड वाज ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर्किल के केस में ये कर्व्ड है। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी है जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज हाइपोथेसिस। आर्किमिडीज हाइपोथेसिस है ना। तो आर्किमिडीज हाइपोथेसिस के हिसाब से इन्होंने बताया एरिया जो सर्किल का होता है ना, सॉरी फॉर पुअर राइटिंग, एरिया जो सर्किल का होता है वो एक ऐसे ट्राइंगल के बराबर होता है। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा ताकि आपको ध्यान रहे, आप इसको अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। तो ठीक है, ये रेक्टेंगल सर्किल है, इसको उन्होंने एक ट्राइंगल के इक्विवेलेंट मान लिया। कैसा ट्राइंगल वो हम बताते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल माना जिसका जो बेस था ना, ये क्या है बेस, चलिए मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस सर्किल का सेंटर में O मान लेता हूँ, रेडियस को R मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये सर्किल जो ग्रीन कलर का है ना, ये ऐसे ट्राइंगल के इक्विवेलेंट है जिसका जो बेस है ना वो 2πr माना उनने, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ना उसको भैया R माना। तब उनने बताया
अपनी हाइपोथेसिस से कि जो सर्किल का जो एरिया है ना एक ऐसे ट्रायंगल के बराबर है जिसका आधार कितना है 2πr। हमने पढ़ा है भैया, और हाइट कितनी है r, और हमने पढ़ा है कि जो ट्रायंगल का एरिया है ना, हाँ इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट इस ट्रायंगल की है 2πr बेस है और r इसकी वर्टिकल हाइट है। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा हाफ, एंड प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और इसी ट्रायंगल ऑफ एरिया यानी जो ट्रायंगल का एरिया है इसी के बराबर सर्किल का एरिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल गेट πr²। तो ये हमारा एरिया होता है। तो ये आर्किमिडीज के हाइपोथेसिस के हिसाब से एरिया जो एरिया ऑफ सर्किल इज πr²। हम लिख सकते हैं पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन भैया अब यहाँ पर पड़ता है एक क्वेश्चन उठता है, भैया पाई क्या है, व्हाट इज़ पाई, पाई क्या है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या किया था, आर्किमिडीज जी ने, जो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज थे, उन्होंने क्या था, सर्किल को एक स्क्वायर से सराउंड किया सबसे पहले। सॉरी फॉर, ये देखिए अब टच नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली इट शुड टच। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये टच कर। ठीक है, तो ये एक उन्होंने एक सर्कमस्क्राइब पॉलीगन यानी स्क्वायर ड्रॉ किया और एक इंस्क्राइब। तो इंस्क्राइब में उन्होंने एक अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया इस तरीके से, और उन्होंने क्या किया, इन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर को माप के सर्कल का पेरीमीटर निकाला। इस तरीके से उन्होंने हायर ऑर्डर के लिए भी देखा, मतलब एक पेंटागन कंसीडर किया, एक पेंटागन कंसीडर किया, एक बाहर और एक अंदर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने हायर ऑर्डर के लिए, मतलब हाई नंबर ऑफ साइड्स के लिए उन्होंने ट्राई किया। तो उन्होंने 96 साइडेड पॉलीगन, 96 साइडेड पॉलीगन के लिए उन्होंने इस सर्किल की जो पेरीमीटर है यानी 2πr, इसको 96 साइडेड पॉलीगन के अंदर रख के मेजर किया। तो उन्होंने जो पाई की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो r था, मतलब रेडियस जो थी वो नोन थी, नोन। तो क्या अननोन था, पाई अननोन थी, पाई की वैल्यू निकालना चैलेंजिंग था। तो इस मेथड से यानी एक सर्किल को एक सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन और एक इंस्क्राइब्ड अंदर वाले पॉलीगन के बीच में रख के उन्होंने इनको मेजर किया, दोनों का एवरेज ले लिया, दोनों का पेरीमीटर निकाला, आउटर पॉलीगन का, इनर पॉलीगन का, या इंस्क्राइब पॉलीगन और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन का पेरीमीटर लेके उसका मीन निकाल लिया, और इसी को उन्होंने सर्किल के पेरीमीटर के बराबर रख दिया और पाई की वैल्यू निकाली। तो उन्होंने पाई की वैल्यू जो है ना वो 2.25 तक एक्यूरेट निकाली, 3.14 लगभग। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, लेकिन लगभग इतनी मानी जाती है। अगर हम इसको रेशनल फॉर्म में लिखें तो 22/7 है। लेकिन याद रखिए भैया, सबसे बड़ी जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो पाई है जो ना, इरेशनल नंबर है भैया, इरेशनल नंबर। अगर मैं कहूँ कि 22/7 क्या है, रेशनल, ये अप्रॉक्सीमेशन रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक्चुअल में या रियल में आप कह सकते हैं, रियल में एक रेशनल नंबर नहीं है ये। तो पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, तो भैया इरेशनल नंबर है इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो सर्कल का आया, एरिया ऑफ सर्कल वो आया हमारा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, सर्कल के इक्वेशन को निकालेंगे, और बहुत सारे अदर शेप्स जो होंगे उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक होगा।
देखने के लिए धन्यवाद। और आप जो है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा वीडियो लगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में भी नोटिफिकेशन मिले। अगर नई वीडियो आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।